ऑनलाइन स्टूडेंट सबको बोर्ड विजिबल है? एवरीबडी, इज माय वॉइस ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ऑक्सी डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना? ओके, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स लिखो और हीमोग्लोबिन के बारे में। नंबर 1, हीमोग्लोबिन इज diamagnetic in nature. Hemoglobin is diamagnetic in nature. Good morning. Due to antiferromagnetic coupling. Due to antiferromagnetic coupling. ये पॉइंट उस दिन रह गया था। एक और लिखो, हेमेटिन it is a protein that binds two subunits, या पहले ऐसे लिखो, that prevents the formation of mu oxido bridged compound. That prevents the formation of mu oxido bridged compound. एक्चुअली क्या होता है, जो हमारे पास हेमेटिन है वो इसकी फॉर्मेशन को रोकता है, ठीक है? और अगर ये बन जाए बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती, ठीक है? ठीक है, आज हम एक नया फिनोमेना सीखेंगे, दैट इज कोऑपरेटिव फिनोमेना। सुना है इसके बारे में पहले? कोऑपरेटिव फिनोमेना लिखो, कोऑपरेटिव इफेक्ट और कोऑपरेटिव फिनोमेना। उस दिन हमने ये तो डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट्स होते हैं और एक मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ फर्दर 4 सब यूनिट्स। और ऑक्सीजन किसके साथ बाइंड करती है? कौन से सब यूनिट के साथ बाइंड करती है? हाँ, कौन से सब यूनिट के साथ? अगर मैं पूछूं कौन से? चारों सब यूनिट्स के साथ बाइंड करती है ना? अगर हमारे पास ऐसे 4 सब यूनिट्स हैं तो हमें पता है कि दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड दैट इज मेड ऑफ 4 सब यूनिट्स। और जब ऑक्सीजन ने बाइंड करना होगा वो हर सब यूनिट के साथ बाइंड करती है। तो ऐसा नहीं होता कि सारे 4 के 4 ऑक्सीजन एक ही बार चारों सब यूनिट्स के साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है? इट इज अ 1 by 1 प्रोसेस। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट सब यूनिट होगा, स्टार्ट वहां से भी हो सकता है, स्टार्ट यहाँ से भी हो सकता है, टर्मिनल एंड से। तो सबसे पहले ऑक्सीजन एक सब यूनिट के साथ बाइंड करेगा, उसके बाद दूसरा सब यूनिट सेकंड के साथ, देन थर्ड, देन फोर्थ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल कम। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज, हमें पता है ये जो रिएक्शन, एक तरह से ये रिएक्शन ही हो रही है ना, कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, दिस इज योर रिएक्टेंट 1। जैसे मान लो आपका एक सब यूनिट जो है वो आपका रिएक्टेंट 1 है और ऑक्सीजन जो है वो आपका रिएक्टेंट 2 है, R1 plus R2, and they are going to give you a product which is oxyhemoglobin, जिसमें एक सब यूनिट ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो रहा है। तो जब रिएक्शन की बात होती है हम उसकी स्पीड के बारे में बात कर सकते हैं, काइनेटिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन का सब यूनिट के साथ बाइंड होना, दैट प्रोसेस कैन बी फास्ट या फिर वो प्रोसेस स्लो भी हो सकता है ना? तो अगर हम उस जैसे हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट, है ना? तो मान लो रेट कांस्टेंट पहली रिएक्शन का, जो पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल फर्स्ट यूनिट के साथ बाइंड करता है, तो रेट कांस्टेंट आपके पास लेट्स सपोज दैट इज K1, ठीक है? उसके बाद रेट कांस्टेंट क्या होगा? K2, देन रेट कांस्टेंट इज K3 एंड देन रेट कांस्टेंट इज K4। तो जो फर्स्ट रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट आता है दैट इज यूजुअली लेस। जैसे जैसे आपका ऑक्सीजन
जैसे जैसे एक ऑक्सीजन, इस पूरे जो ये रेट कांस्टेंट की हमने वैल्यूज लिखी है, इसके बेसिस पे क्या मैं ये स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि जो फोर्थ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था वो बहुत ज्यादा फास्ट बाइंड करेगा विथ फोर्थ सब यूनिट एज कंपेयर टू जो पहला सब यूनिट के साथ फर्स्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच होता था, है ना। तो बेसिकली इसी सारे प्रोसेस को हम कोऑपरेटिव फिनोमेना बोलते हैं। कोऑपरेटिव फिनोमेना का मतलब बस इतना सा है कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब एक सब यूनिट के साथ अटैच होता है तो बाकी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बाइंडिंग इंक्रीज हो जाती है। बाकी ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाकी सब यूनिट्स के साथ और ज्यादा तेज या और ज्यादा फास्ट अटैच होते हैं। अब जितना ज्यादा फास्ट अटैच होगा उससे हम बोलते हैं उतनी ज्यादा बाइंडिंग एफिनिटी है, ठीक है। मतलब लास्ट आयरन मॉलिक्यूल, जो आपका लास्ट आयरन एटम है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन सबसे ज्यादा फास्ट है। और वो किसकी वजह से इनहांस हुई है, उसे हम ये बोलते हैं कि जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक सब यूनिट के साथ अटैच हो जाता है ना, तो बाकी सब यूनिट्स के लिए अटैच होना आसान हो जाता है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी अटैच हुआ, उसकी वजह से सक्सेसिव जो आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनका अटैच होना आसान हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कोऑपरेटिव इफेक्ट। क्लियर हो गया? इसको लिख लो, द फिनोमेना वेयर it is the phenomena where binding of one oxygen molecule to a heme group, इसे heme group बोल सकते हैं ना, to a heme group enhances the binding of another oxygen molecule to other heme group. ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट और लिखो, कोऑपरेटिव फिनोमेना या कोऑपरेटिव इफेक्ट सिर्फ इतना सही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉट कोऑपरेटिव फिनोमेना, बट वैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ एक पॉइंट और लिखो, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन is directly proportional to binding affinity of hemoglobin. किसके टुवर्ड्स? जब भी मैं लिख रही हूँ बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हम किसके टुवर्ड्स बात कर रहे हैं? जो उसके साथ बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड करता है, ठीक है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर प्रेशर का मतलब पता है सबको? जैसे हमारे पास जो एयर है दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल गैसेस, है ना। उसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, देन यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो गैसेस का कोई ना कोई प्रेशर होता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल इसका मान लो आपके पास प्रेशर P1, P2, P3 एंड देन दिस इज योर P4। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या हो गया? P1 की वैल्यू कितनी है आउट ऑफ ऑल द प्रेशर्स, है ना। टोटल प्रेशर क्या होगा? P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। जब हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो मतलब हम सारी गैसेस को इग्नोर करके सिर्फ ऑक्सीजन कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है उसकी बात करें, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर अगर मैं बोलूं कि आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पर 10 वॉल्यूम्स जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट है ना, या वॉल्यूम रहने दो, हम मोल्स में बात करते हैं, सीधा ये बोल सकते हैं जहां ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी, मोल्स पे डिपेंड करेगा। आपको बताएं कि आप ये फॉर्मूला लिख दोगे PV इज इक्वल टू NRT। तो ये जो प्रेशर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ मोल्स के। जहां पर भी नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, या मतलब नंबर ऑफ मोल इज व्हाट इट इज अमाउंट ओनली, राइट। तो जहां पर भी नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के ज्यादा होंगे वहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो जहां पर भी ऑक्सीजन के अमाउंट ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, ऐसा होता है ना कि कुछ प्लेसेस पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है और कुछ पे ज्यादा, तो जहां पर भी पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा वहां पे हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी उतनी बेटर रहेगी, ठीक है। एक तो ये, दूसरा अगर हम लंग्स की बात करें तो अगर मैं मान लो अब हम मोल्स को सेम रखते हैं,
लेट्स कीप मोल सेम। अगर मैं 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, ठीक है, और उसको हमने एक छोटी सी स्पेस के अंदर जो ऑक्सीजन है कंफाइन किया हुआ है, और दूसरी साइड पे सेम 10 मोल्स ऑक्सीजन ही है, पर अब हमने उसको लार्ज स्पेस के अंदर रखा हुआ है इस तरह से, तो आपके अकॉर्डिंग प्रेशर कहाँ ज्यादा बिल्ड हो रहा होगा? स्मॉल, है ना। तो ये क्या हो गया एक तरह से कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब जितनी कम स्पेस होगी प्रेशर उतना ज्यादा क्रिएट होगा, है ना। तो पूरी बॉडी के कंपैरिजन में हमारे पास जो लंग्स होते हैं उसमें आप लंग्स क्या है, दे आर कन्फाइंड, है ना। बॉडी एक होता है कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है कि आप सेम अमाउंट को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और दूसरी साइड पे क्या, जैसे मान लो आपने एटमॉस्फेयर से, ये सेम सिचुएशन लेते हैं, आपने एटमॉस्फेयर से 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनहेल किए, पहले वो जो आपके पास ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है? लंग्स, और फिर लंग्स से ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। यहाँ लंग्स में भी ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, और बाद में वही ब्लड उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, है ना। तो आप मुझे बताओ कि कहाँ पर ब्लड के, या ब्लड में हीमोग्लोबिन है, कहाँ पर हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज्यादा होगी, लंग्स में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में? लंग्स। व्हाई? बिकॉज लंग्स इज अ कन्फाइंड स्पेस, वॉल्यूम वहां कम होने की वजह से जो HB है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी एकदम से इंक्रीज करते हैं। इसी वजह से जैसे ही ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो लंग्स तक पहुंचती है, जो ब्लड है वो से एकदम से उसके साथ बाइंड कर जाता है, और जब धीरे धीरे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होने लग जाता है, प्रेशर कम, और जैसे ही प्रेशर कम होगा जो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी है वो भी कम हो जाएगी, तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? उस ऑक्सीजन को वहां पे रिलीज कर देगा। क्लियर हो गया सबको? तो दिस binding affinity will increase with increase of partial pressure, ठीक है। तो बस इतना सा था। अब हमें मायोग्लोबिन डिस्कस करना है, और मायोग्लोबिन जब हम डिस्कस करेंगे तो कुछ आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है HB के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। तो लिखो मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन it is also composed of one heme group and globin protein chain, Second point, it contains only one subunit. ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसके पास 4 हीम ग्रुप्स हैं, 4 ग्लोबिन चेन्स है, इसके पास सिर्फ एक सब यूनिट है। देन राइट डाउन। किसी को याद है कि जो प्रोटीन चेन थी, जो हमने प्रोटीन चेन डिस्कस की थी ना, ग्लोबिन प्रोटीन चेन हीमोग्लोबिन की, उसमें कितने टाइप्स के आपके पास प्रोटीन चेन्स होती हैं? अल्फा एंड बीटा, रिमेंबर। और फिर हमने उसमें क्या था, अल्फा चेन के अंदर कितने 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में आगे 146 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास ग्लोबिन प्रोटीन चेन है मायोग्लोबिन की, वो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे अल्फा और बीटा टाइप के होंगे, यहाँ पे सिर्फ एक टाइप की ही प्रोटीन चेन होती है, और उसमें हमारे पास 153 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो द प्रोटीन चेन ऑफ मायोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 153 अमीनो एसिड्स। और अगर हम बात करें जो आपके पास डीऑक्सी मायोग्लोबिन है, जैसे ही आप इसके साथ ऑक्सीजन अटैच करोगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सी मायोग्लोबिन, है ना। जो आपका डीऑक्सी मायोग्लोबिन था उसमें एक सब यूनिट है, और उसके एक्टिव सेंटर में आपके पास मेटल प्रेजेंट होगा, आयरन। हीमोग्लोबिन के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखी थी +2 एंड हाई स्पिन। जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करती है कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करेगा, और उसकी वजह से आपका सिस्टम हाई स्पिन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लो स्पिन में। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ रहता है, इसमें भी आपका जो ऑक्सीजन, जो हमारा मायोग्लोबिन है उसका आयरन सेंटर +2 हाई स्पिन से +2 लो स्पिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। +2 हाई स्पिन टू +2 लो स्पिन।
जस्ट लाइक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन भी डायमैग्नेटिक है, इट इज डायमैग्नेटिक, एंड व्हाई इज इट डायमैग्नेटिक? इट इज ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग. It is diamagnetic due to antiferromagnetic coupling. Done? तो हम बाइंडिंग एफिनिटी डिस्कस कर दो, ये लिख लिया सबने. बाइंडिंग एफिनिटी जो हमारे पास हीमोग्लोबिन की थी, तो हमने कैसे लिखा था? दैट बाइंडिंग एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इस केस में जो हमारे पास बाइंडिंग एफिनिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर हम लंग्स की बात करें, वहां हमारे पास लंग्स हमारे पास क्या है? इट इज अ कन्फाइंड स्पेस, और कन्फाइंड स्पेस होने की वजह से वहां पे आपके पास क्या होता है? वॉल्यूम कम होती है, और वहां आपके पास प्रेशर इज मोर. तो दैट मींस लंग्स के अंदर हमारे पास प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल आल्सो बी मोर. तो उस टाइम पे क्या होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है लंग्स में, और जैसे ही हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाते हैं, वहां हमारे पास क्या होता है? जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर. जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ये जो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, और कम प्रेशर पे कौन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करना पसंद करता है? मायोग्लोबिन. तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके आपके पास क्या बन जाएगा? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन. तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन के साथ मायोग्लोबिन बाइंड करता है, और लंग्स जहां पे प्रेशर ज्यादा था वहां पर हीमोग्लोबिन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन. मैम प्रेशर के बाद क्या लिखा है? कहाँ पर? मैम सेकेंड लाइन में लंग्स वाले में प्रेशर के बाद हीमोग्लोबिन का मैंने बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ. दिस इज हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, बाइंड, बाइंड, यहाँ बाइंड लिखा हो. ठीक है, ओके. क्लियर है ना आप सबको भी? लिख लिया? चलो नेक्स्ट लिखो बोहर इफेक्ट. बोहर इफेक्ट कंपैरिजन में ही है ये. ठीक है, मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन. बोहर इफेक्ट. Write down the affinity of hemoglobin, the affinity of hemoglobin towards dioxygen is pH dependent. Next point, the affinity of hemoglobin decreases with decrease in pH. Decreases with decrease in pH. तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच? जहां पर पीएच आपके पास कम होगी वहां पे बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की कम होगी. लेस बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, और अगर हम मायोग्लोबिन की बात करें कंपैरिजन में, तो मायोग्लोबिन के ऊपर बोहर इफेक्ट लगता ही नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाइंडिंग एफिनिटी है मायोग्लोबिन की वो डिपेंड ही नहीं कर रही है पीएच पे. कम पीएच पे हो, ज्यादा पीएच पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है. ठीक है, उसे भी लिख लो. बोहर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल. बोहर इफेक्ट
Bohr effect is not applicable on myoglobin. ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? Affinity of myoglobin is independent of pH. Affinity of myoglobin is independent of pH. Done? तो बेसिकली देखो हमारी बॉडी में रिएक्शन होती क्या है, आपको पता है प्लांट्स आर द वंस व्हिच रिलीज ऑक्सीजन, है ना। और हम क्या बेसिकली हमारी बॉडी में हम फूड इनटेक करते हैं, और फूड जो हमारे पास बॉडी में है दैट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली व्हाट, स्टार्च, लाइक सुक्रोज वगैरह, और एट द एंड उस सबको हमें ब्रेक करना होता है ग्लूकोज में, है ना। और फिर फर्दर ये जो ग्लूकोज है उसके ऊपर जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो एक्ट करती है और वो उसे किसमें कन्वर्ट कर देती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो अब देखो जैसे ही आपके पास बेसिकली ये ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, लंग्स में पहुंचा, और लंग्स के बाद इट रीचेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज वेयर द फूड इज बेसिकली स्टोर्ड, है ना। और वहां पर क्या होगा, ब्रेकडाउन ऑफ फूड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, राइट। अब हमने क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से लंग्स के पास भेजना है ना। पर जो आपका ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ऑक्सीजन गैस के साथ तो वो डायरेक्टली बाइंड कर जाता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप बोलते हो। पर कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं होती है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास होता क्या है कि जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है वो क्या करता है, यहाँ पे हम इसको डिटेल में बाद में करेंगे। बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को कन्वर्ट कर देता है प्रोटॉन्स प्लस बाइकार्बोनेट में। देखो बैलेंस है सब कुछ, यहाँ पे कार्बन एक एटम, ऑक्सीजन के टोटल कितने हैं 3, अभी भी कितने हैं 3, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, अभी भी कितने हैं टोटल 2। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज का अगर आपसे कोई फंक्शन पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, तो बेसिकली इट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बाइकार्बोनेट। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो किसके साथ बाइंड करते हैं, ब्लड में जो आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके साथ, और फिर ये इसको कहां तक लेके जाते हैं, लंग्स में, और लंग्स में फिर से क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स दे आर कन्वर्टेड अगेन इनटू CO2 एंड देन इट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। क्योंकि जब आप एक्सहेल करते हो तब तो CO2 ही रिलीज होते हैं, है ना, तब बाइकार्बोनेट्स नहीं रिलीज होते। तो बेसिकली यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट करेगा, वो जो आपके पास बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके पहले लंग्स तक पहुंचेंगे, और फिर लंग्स में आपके पास क्या होगा, जो बाइकार्बोनेट्स आए अगेन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन इट विल बी एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी बाहर एयर में, ठीक है। बेसिकली हमने ये सब पोहर इफेक्ट समझने के लिए किया है, ठीक है ना। अब देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में आपके पास, अगर मैं लंग्स की बात करूं वहां पे प्रोटॉन्स नहीं है, जो हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी है वहां पे देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट होता है तो यहाँ साथ में रिलीज हो रहे हैं प्रोटॉन्स, और आपको पता है जैसे ही प्रोटॉन्स रिलीज होंगे तो उससे जो पीएच है वो डिक्रीज कर जाएगी, है ना। मोर आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिलीज, लेसर विल बी द pH of the system. So that means अगर हम बात करें यहाँ पे this side you have different parts of body और यहाँ H plus present है जिसकी वजह से pH आपके पास क्या होती है, कम। और अब जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी pH पर डिपेंड करती है, जितनी कम pH होगी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन उतनी कम होगी। इसीलिए बॉडी में जो आपका हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं करता डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज में,
राइट, और वो उसको ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब अगर आप ये लेकर चलो कि लंग्स से आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके आता है, उस टाइम पे वो क्या करता है, जैसे ही वो बॉडी तक पहुंचता है वो इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे ज्यादा इतना डिटेल में लिखने की जरूरत, आपने सिर्फ इतना लिख लेना है कि यहाँ जहाँ पे प्रोटॉन्स का अमाउंट बढ़ता है वहां पर कम होगी पीएच। पीएच के कम होने से आपको पता है कि देयर विल बी लेसर बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ HB टुवर्ड्स ऑक्सीजन। क्लियर है रितु, आपको क्लियर है? ये हम डिटेल में करेंगे, अभी आप यहाँ पे सिर्फ इसका नेम लिख लो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस। गरिमा क्लियर हो गया? नवजोत? यस मैम। यस मैम। ऋषिका लिख लिया पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने सबने लिख लिया? एवरीबॉडी? चलो नेक्स्ट देखो, अभी बेसिकली इसको आप ही बताओगे इसका आंसर। मैं ना दो ग्राफ्स ड्रॉ करके दे रही हूँ, जिसमें एक्स एक्सिस पे आपके पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड बाय एक्सिस दे हैव बाइंडिंग एफिनिटी। बाइंडिंग एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक जो आपके पास ग्राफ है that comes out somewhat like this। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप है, और दूसरा ग्राफ आपके पास जो है इट इज somewhat like this। ठीक है, तो ये दो कर्व्स हैं। बेसिकली ये शेप जो है आपके पास S टाइप की है ना, दिस इज अ X टाइप कर्व। ठीक है, और ये हमारे इसको ऐसी शेप के जो भी ग्राफ होते हैं उनको आप क्या बोलते हो? सिग्मोइडल। नाम सुना है? सिग्मोइडल, या इन्हें हम बोलते हैं एस शेप्ड कर्व। और ये कर्व आपके पास कौन सा है? दिस इज लेट्स सपोज योर कर्व ए एंड दिस इज योर कर्व बी। तो जो कर्व बी है दैट इज योर हाइपरबोलिक कर्व। राइट, इट इज अ हाइपरबोलिक कर्व। नाउ इनमें से एक कर्व आपका हीमोग्लोबिन का है और दूसरा कर्व मायोग्लोबिन का। आइडेंटिफाई कर सकते हो? बताओ। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा, हाँ तो बाइंडिंग एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन जो इंक्रीज होगी। बिल्कुल, तो आप हाँ आप सही जा रहे हो। दो केस कंसिडर करके चल सकते हो आप। एक तो लोअर प्रेशर का, यहाँ पे जैसा कर्व बना हुआ है लो प्रेशर से सॉल्व होगा। जैसे मान लो अगर मैंने लो प्रेशर कहाँ पे होगा, या ऐसे ही स्टार्ट होता है ना आपका कर्व, 0, 10, 20, 30, 40, 60, 80 इधर इंक्रीज होगा, है ना। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स लगा लो, आपके पास 100 पार्शियल प्रेशर है। बाइंडिंग एफिनिटी भी ऐसी होगी, 0 से स्टार्ट होगी और ऊपर जाते जाते आपके पास बाइंडिंग एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं लो प्रेशर, मान लो हमने ये साइड लो ही हुई ना, कम पार्शियल प्रेशर की हुई और वो हाई पार्शियल। लो पार्शियल प्रेशर पे ये वाला जो कर्व है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी समवॉट हियर, तो दैट मींस यहाँ बाइंडिंग एफिनिटी कितनी आ रही है? कम, है ना। लो पार्शियल प्रेशर पे इस कर्व की बाइंडिंग एफिनिटी यहाँ तक कहीं आ रही है, तो दैट मींस दिस इज योर लो पार्शियल प्रेशर।
और यही सेम प्रेशर, अब अभी प्रेशर चेंज नहीं करेंगे, अभी प्रेशर सेम है, इस कर्व की बाइंडिंग एफिनिटी देखो कहां तक आ रही है, somewhat here, तो that means very high। तो कम पार्शियल प्रेशर पे ये वाले कर्व में बाइंडिंग एफिनिटी कम है, और कम पार्शियल प्रेशर पे इस कर्व में बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है। कम प्रेशर पे किसकी एफिनिटी कम होती है, हीमोग्लोबिन की, है ना। तो सिग्मोइडल कर्व किसका रहेगा, हीमोग्लोबिन का, और हाइपरबोलिक कर्व किसका रहेगा, मायोग्लोबिन का। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है दैट विथ व्हाट काइंड ऑफ कर्व इज फॉर हीमोग्लोबिन या व्हाट काइंड ऑफ कर्व इज फॉर मायोग्लोबिन, तो आपको ये याद रखना है, सिग्मोइडल एंड हाइपरबोलिक। डन। चलो एक और ग्राफ है, एक और कर्व्स है, इसके बारे में देखो। अब ये दोनों कर्व्स मैं हीमोग्लोबिन के ही ड्रॉ कर रही हूँ। अगेन यू हैव पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन एक्स एक्सिस एंड हियर यू हैव बाइंडिंग एफिनिटी। हीमोग्लोबिन का कर्व कैसा था, सिग्मोइडल। दोनों हीमोग्लोबिन के ही कर्व्स ड्रॉ करेंगे, तो मतलब दोनों की शेप सिग्मोइडल रखेंगे, दोनों की शेप इसी तरह से। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है, वन ऑफ देम इज अ कर्व एट pH 6.8, ठीक है, और दूसरा कर्व है कोई दैट इज लेट्स सपोज pH 7.2। आपको ये आइडेंटिफाई करना है विच अमंग देम ए और बी, कौन सा, मतलब मैच द फॉलोइंग, इट्स लाइक मैच द फॉलोइंग, कौन सा जो कर्व है ए उसका pH कौन सा होगा, 6.8 और 7. देखो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट ऑपरेट करेगा, बोहर इफेक्ट से आंसर आएगा आपका, है ना। बोहर इफेक्ट, बोहर इफेक्ट क्या बोलता है, pH कम होगा तो एफिनिटी कम। हाँ, pH कम है तो एफिनिटी भी कम है ना। और पार्शियल प्रेशर, यहाँ पे pH तो आपको नहीं नजर आ रहा ना ग्राफ में, है ना, पार्शियल प्रेशर नजर आ रहा है, तो हम पार्शियल प्रेशर फिक्स कर देते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द पार्शियल प्रेशर, हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब सेम पार्शियल प्रेशर पे जो बाइंडिंग एफिनिटी है ए और बी की, वो सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो जो आपका कर्व बी है वहां पे बाइंडिंग एफिनिटी, हाँ, तो यहाँ बाइंडिंग एफिनिटी इतनी आएगी, और ए में बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है, वो यहाँ तक आ रही है ना। तो दिस मीन्स एट सेम पार्शियल प्रेशर बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ कर्व बी इज लेस एंड बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ए इज हाई। जिसकी बाइंडिंग, अब हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कैसे बोलते हैं हम, कि जो बाइंडिंग एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पीएच के ऊपर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीएच। जहां पीएच कम वहां बाइंडिंग एफिनिटी कम, जहां पीएच ज्यादा वहां बाइंडिंग एफिनिटी भी ज्यादा। तो पीएच ज्यादा कहाँ रहेगी, फर्स्ट केस, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर दिस कर्व ए इज एट 7.2 and this curve B is at 6.8। तो प्रेशर को आपको सेम रखना है, एक ही पार्शियल प्रेशर पे हमेशा चेक करनी है हीमोग्लोबिन के कर्व्स, ठीक है। उस दिन हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में लिखा था कि जो 2-3 सब यूनिट्स होते हैं हीमोग्लोबिन के वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच होते हैं, ऐसा कुछ लिखा था।
नहीं, है ना। Done? लिखिए अक्षरा। एक कंपैरिजन का और पॉइंट लिखो, सॉल्ट ब्रिजेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिजेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग is present in hemoglobin, whereas absent in myoglobin, तो अभी देखते हैं। पहली बात तो ये सॉल्ट ब्रिजेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। प्रोटीन चेन अगर मैं बात करूं हीमोग्लोबिन, वो 4 सब यूनिट्स का बना हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो वो चारों सब यूनिट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव दिस फर्स्ट सब यूनिट, द फर्स्ट सब यूनिट इट इज कंपोज्ड ऑफ हीम पार्ट एंड ग्लोबिन प्रोटीन चेन। ऐसे ही आपके पास सेकंड सब यूनिट होगा, दैट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ हीम पार्ट एंड द ग्लोबिन प्रोटीन चेन। और ये जो दो सब यूनिट्स हैं ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, हीम ग्रुप से नहीं जुड़े होते, ये ना ऐसे जुड़े हुए हैं, इन दोनों ये ऐसे कनेक्टेड होते हैं। और ये जो हम दो प्रोटीन चेन्स के बीच में बॉन्ड बना रहे हैं, जिससे हम बोल रहे हैं कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, यही इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। दिस इज कॉल्ड एज सॉल्ट ब्रिज, या बेसिकली सॉल्ट ब्रिज है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होती है एक तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं बताऊंगी ये कैसे बनता है, सॉल्ट ब्रिज बनता कैसे वो भी करेंगे, बट अभी के लिए आपको सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्लियर हो गया। और आपको ये भी क्लियर हो गया कि मायोग्लोबिन में एब्सेंट क्यों है, बिकॉज मायोग्लोबिन में सब यूनिट्स ही एक है, तो डिफरेंट प्रोटीन चेन्स को कनेक्ट करने की वहां पे कोई जरूरत नहीं है ना। तो बेसिकली अ सॉल्ट ब्रिज इज द वन व्हिच कनेक्ट्स टू सब यूनिट्स टुगेदर, ठीक है। Salt bridge is the one which connects two subunits of hemoglobin together. Clear? अब देखते हैं ये बनता कैसे है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन चेन की, तो प्रोटीन चेन उस दिन मैंने आपको बताया व्हाट इज द प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। और अगर मैं मतलब प्रोटीन चेन इज नथिंग बट अमाइनो एसिड 1 प्लस अमाइनो एसिड 2 प्लस 3 एंड सो ऑन। अब अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर फिक्स होता है कि आपके पास सबसे पहले तो एक कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होती है, वो जिसके पास चारों ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, है ना। उनमें से एक ग्रुप फिक्स है, दैट इज हाइड्रोजन। फिर दूसरा ग्रुप भी फिक्स्ड है, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड ग्रुप भी फिक्स है, दैट इज योर अमीन ग्रुप NH2। और जो फोर्थ ग्रुप है वो वेरी कर सकता है, दैट इज योर R ग्रुप, है ना। वो वेरी करता रहता है, जैसे अगर यहाँ पे R ग्रुप आपका मिथाइल है CH3, तो अमाइनो एसिड का नाम हो जाएगा एडेनिन, है ना। तो वो डिफरेंट R ग्रुप्स, जैसे जैसे R ग्रुप्स चेंज करते रहोगे अमाइनो एसिड्स डिफरेंट होते जाएंगे। अब ये एक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, लेट्स सपोज दिस इज योर R1 एंड दिस इज अमाइनो एसिड 1। ऐसी एक अमाइनो एसिड को अगर आपको दूसरे अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट करना हो तो कैसे कनेक्ट करोगे, वो कौन सा बॉन्ड है जो दो अमाइनो एसिड्स को आपस में अटैच करके रखता है, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, देखो ये दूसरी अमाइनो एसिड है, इसमें भी हाइड्रोजन होगा, इसमें भी R ग्रुप होगा R2, इसमें आपके पास क्या होगा NH2 अमीन, और ऐसी ऊपर क्या जुड़ी होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है, which involve the loss of some small molecules like
वाटर। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा, इट विल रिलीज वाटर, और उसकी वजह से यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। दिस वाज योर कार्बन, उसके साथ R ग्रुप्स, हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या बन जाएगा, NHCO, देन कार्बन R1, देन NH2, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इससे हमने क्या किया, यहाँ पे दो अमाइनो एसिड्स थे, है ना, दिस वाज योर अमाइनो एसिड 1 एंड दिस वाज अमाइनो एसिड 2। हमने 1 और 2 को आपस में अटैच कर दिया वाया पेप्टाइड बॉन्ड, है ना, क्लियर हो गया। अब ये तो बन गया, ये क्या बन गई, एक चेन। इसको ऐसे मान लो कि आपके पास क्या है, एक चेन है किसकी, वन प्रोटीन चेन, मतलब ऐसी बहुत, अब जैसे ये COH है ना, ये आगे फर्दर NH2 के साथ अटैच होगा, नीचे वाला NH2 फर्दर, मतलब ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होकर ये एक चेन बना लेंगे। ऐसी सी ही एक चेन ये वाली साइड लिख दिया, इसको लिख लो पहले, इसको नोट कर लो, लाइक यू आर क्लियर विद पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। मैम इधर NH एंड C डबल बॉन्ड O के बीच वाले बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। हाँ, दिस वन, ये वाला जो बॉन्ड बना ना NH और कार्बन के बीच में, ये बॉन्ड जो है आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। वैसे यूजुअली सारे स्ट्रक्चर को NHCO, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोल देते हैं। जहां पर भी आपको NH देन CO ग्रुप आपस में अटैच मिलते हैं, तो दैट इज योर पेप्टाइड बॉन्ड। डन। देखो अब ना कुछ आपने ऐसे नाम सुना है, एसिडिक अमाइनो एसिड्स, बेसिक अमाइनो एसिड्स, न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स, मतलब कुछ अमाइनो एसिड्स एसिडिक होते हैं एंड सम ऑफ देम आर बेसिक। एक एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक अमाइनो एसिड क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है अमाइनो एसिड्स आपस, उनका कुछ स्ट्रक्चर तो कॉमन है, जैसे हर अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, अमीन ग्रुप होगा, पर R ग्रुप सब में डिफरेंट है। मान लो एक ऐसी अमाइनो एसिड है जिसमें R ग्रुप आपका CH3 है, दूसरी कोई अमाइनो एसिड है जिसमें R ग्रुप आपके पास, लेट्स सपोज यू हैव समवॉट लाइक दिस, ये पूरा एक R ग्रुप है। या इस ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, सिंपल आप ऐसे याद करो कि मान लो एक ऐसी अमाइनो एसिड है जिसमें CH3 के एक हाइड्रोजन को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया विद COH को, और एक ऐसी अमाइनो एसिड है जिसमें आपका R ग्रुप जो है दैट इज अगेन CH3 के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद NH2। ठीक है, अब अमीन्स की नेचर कैसी होती है, दे आर बेसिक इन नेचर। जैसे इस R ग्रुप में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसकी वजह से ऐसी अमाइनो एसिड जिसमें R ग्रुप आपके पास, जिसमें R ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट हो, दोज अमाइनो एसिड्स आर एसिडिक, एंड वो अमाइनो एसिड्स जिसके R ग्रुप में अमीन्स प्रेजेंट हो, अमीन्स की नेचर कैसी होती है, बेसिक। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, basic in nature. So basically there are three types of amino acid, neutral ones, acidic ones and basic ones. इन्हीं की जो acidic और basic amino acids होते हैं, उनकी वजह से ही हम देखेंगे कि हमारे पास salt bridges बनेंगे। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो, acidic, basic and neutral amino acids।
डन। तो आप बहुत तरीके से अमाइन ग्रुप के अलावा भी इसको किसी और के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ, मतलब फिर COH या NH2 है, उसके अगर वो नहीं है तो फिर R ग्रुप सिंपल हो, CH3। मतलब ऐसा ऐसा भी हो सकता है वहां पे कीटोनिक ग्रुप को C डबल बॉन्ड, पर उससे वो एसिडिक या बेसिक नहीं बनते, दे विल रिमेन न्यूट्रल। ठीक है ना। बाकी वो कितने टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं आपको याद रखना है, वो ऑर्गेनिक में आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से पढ़ोगे ना, तो उसमें आप देखोगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। आई थिंक 26 शायद इतनी होती है, श्योर नहीं हूँ मैं, बस आर ग्रुप चेंज करते रहो, फिर आपको याद रखना। हाँ 20 में भी, तो आर ग्रुप चेंज करते रहोगे तो उससे आपको याद भी रखना है, जैसे एलानिन में CH3 है, फिनाइल एलानिन में C6H5CH3, इस तरह से। तो वो आर ग्रुप क्या कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो अपन हम कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने बोला 4 सब यूनिट्स है, लेट्स कंसिडर कि ये आपका प्रोटीन चेन एक सब यूनिट थी, इट इज अ प्रोटीन चेन ऑफ 1 सब यूनिट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके पास सेकेंड सब यूनिट में भी सेम प्रोटीन चेन प्रेजेंट होगी, है ना। प्रोटीन चेन में हमारे पास क्या क्या होगा, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बन, आर ग्रुप, देन यू कैन हैव हाइड्रोजन, फिर पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड के बाद कार्बन, आर ग्रुप, हाइड्रोजन एंड NH2, है ना। अब हमें पता है इस आर ग्रुप के बेसिस पे ही हम बोल रहे हैं कि अमीनो एसिड एसिडिक हो सकती है या बेसिक हो सकती है। तो लेट्स सपोज ये आपके पास जो थी पहली इस साइड पे सेकेंड सब यूनिट में जो ये अमीनो एसिड थी दैट वाज एसिडिक। अब एसिडिक का मतलब क्या हो गया कि इसके साथ, एसिडिक का मतलब कि कोई भी आर ग्रुप होगा पर उस आर ग्रुप में फर्दर क्या अटैच होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यही हुआ। और लेट्स सपोज दूसरे सब यूनिट में जो आर ग्रुप था इसके सामने ये अमीनो एसिड पड़ी थी ना, और मान लो उसमें जो हमारे पास आर ग्रुप था दैट वाज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक का मतलब ये हो गया कि वहां पे CH2 है और उसके साथ क्या अटैच्ड है, NH2। तो अब क्या होगा, एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड्स के बीच में हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है, देखो इसका नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, या ऐसे भी बोल सकते हो इसका ऑक्सीजन उसके हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर भी जहां चेन में आपके पास इधर एसिडिक उसके सामने बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगी, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। ऐसी अगर मान लो ये आर ग्रुप और ये आर ग्रुप एसिडिक बेसिक हुए, आमने सामने भी हुए, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन दिस सॉल्ट, इसी को हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज नथिंग बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग which occurs between two amino acids of different protein chain, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है एवरीबॉडी, आकांक्षा, गरिमा, आंचल, यस मैम। तनिश्री Yes, क्लियर है, ऋतु? यस मैम। मैम आयरन के साथ कौन सा एंटी जोड़ता है, कार्बन वाला कि नाइट्रोजन वाला? एक्चुअली आपके पास आप कार्बन या नाइट्रोजन तो नहीं बोल सकते हो, आप ये बोल सकते हो कौन सी अमाइनो एसिड होती है जो आयरन के साथ अटैच होती है, दैट इज हिस्टीमीन, ठीक है। हिस्टामीन अटैच होती है उसके साथ।
डन। चलो नेक्स्ट लिखो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बेसिकली सिकल सेल एनीमिया इज अ डिसऑर्डर, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। राइट डाउन, इट इज अ ब्लड रिलेटेड disorder. It is a blood related disorder. ठीक है। तो बेसिकली देखो हमने ये बोला कि हीमोग्लोबिन जो है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन, पहले समझ लो फिर लिख लेना। हीमोग्लोबिन का बेसिकली काम है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। अब जो आपका हीमोग्लोबिन है ना वो प्रेजेंट किस फॉर्म में होता है, हीमोग्लोबिन इज सॉल्यूबल, हमारी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, है ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है दैट इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, डिसॉल्व स्टेट में रहता है और फिर फ्लो करता है फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास जो आपका ब्लड है दैट इज प्योर ब्लड, ब्लड के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ब्लड है दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर फ्लूइड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना। तो अब बेसिकली हम ये बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, है ना। अब हमने देखा कि हीमोग्लोबिन वाटर में क्यों डिसॉल्व होता है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये कि हमने बोला हीमोग्लोबिन में प्रोटीन चेन प्रेजेंट है व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, है ना। अब जैसे मान लो हमारे पास अगेन दिस इज योर हीमोग्लोबिन, ठीक है, उसमें आपके पास हीम ग्रुप है एंड देन यू हैव द ग्लोबिन प्रोटीन चेन, और इस ग्लोबिन प्रोटीन चेन में हमने बोला एसिडिक और बेसिक अमाइनो एसिड है। एसिडिक वो होंगे जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, बेसिक वो होंगे जिसमें अमीन मोइटी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हीमोग्लोबिन किसमें डिसॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर। किस तरह से, क्योंकि वाटर के साथ भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है इस तरह से, है ना। ये वाला भी नाइट्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हीमोग्लोबिन इज सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड कैपेबिलिटी जो ये वाटर के साथ बना सकता है। जितने ज्यादा आपके प्रोटीन चेन में फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जितने ज्यादा फ्री अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ये वाटर के साथ और उतनी ज्यादा इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज करेगी, है ना, ये बोल सकते हैं। और जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ हीमोग्लोबिन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर तो वो इजीली फ्लो कर सकता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडीज, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में, और उसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन क्या हो जाती है, इजियर, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स किए, सबसे पहले तो हीम ग्रुप वाटर में सॉल्युबल है, किस वजह से सॉल्युबल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, इफ आई से दैट मोर इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी वजह से क्या होगा, more will be the solubility in water and because of that oxygen transportation will become easier। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से इंक्रीज कर सकती है, अगर आपके पास जो ग्लोबिन प्रोटीन चेन है उसके पास जितने ज्यादा, if more are the acidic and basic amino acids, उसकी वजह से आपकी ये solubility इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो हम अगर इसका फ्लो चार्ट बनाएं तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारी प्रोटीन चेन में सबसे ज्यादा अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा आपका हीमोग्लोबिन सॉल्युबल रहेगा वाटर में एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम
easier, है ना। तो ये जो हमारे पास देखो, जब हमारी जो डाइट है, इफ दैट इज रिच इन ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एक अमीनो एसिड है जिसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर इफ आवर डाइट इज रिच इन ग्लूटामिक अमीनो एसिड, तो जो ये प्रोटीन चेन है ना, वो ग्लूटामिक एसिड की बनी होती है, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इजियर रहेगा। पर अगर हमारी डाइट में ग्लूटामिक एसिड की डेफिशिएंसी है एंड इफ इट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर अमीनो एसिड, तो बॉडी क्या करती है, एक वलीन अमीनो एसिड होता है, उसको सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है, और फिर हीमोग्लोबिन जो है वो वलीन अमीनो एसिड का बना होगा और उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स नहीं होते, ठीक है। तो जैसे ही वलीन की ग्लूटामिक एसिड की जगह वलीन अमीनो एसिड के बने होंगे हमारे चेन्स, तो उससे क्या होगा, उसमें तो COH ग्रुप नहीं है, तो आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता, ठीक है। और फिर उसकी वजह से जो आपके पास सेल्स हैं उनकी शेप डिफरेंट हो जाती है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाती, दैट इज कॉल्ड अ सिकल सेल एनीमिया। अभी पहले आप ये वाला पॉइंट नोट कर लो, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ग्लूटामिक एसिड और वलीन्स के स्ट्रक्चर्स क्या है। ये वाला इतना क्लियर है, इसको लिख लो। डन। तो यहाँ पे दो कॉलम्स बना लो, एक साइड पे लिख लो नॉर्मल सेल एंड दूसरी साइड पे सिकल सेल। तो जैसे नॉर्मल सेल की शेप इस तरह से होती है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड सेल के अंदर ही होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। और जो सिकल शेप होते हैं दे आर समवॉट लाइक दिस, ठीक है। इनकी शेप थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। अब नॉर्मल सेल में हमारे पास क्या होता है, ये कब होते हैं, जब आपकी डाइट है दैट इज रिच इन ग्लूटामिक एसिड, the diet is rich in glutamic acid। अब ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड है क्या, इट इज बेसिकली अ अमीनो एसिड, तो इसमें हाइड्रोजन फिक्स होगा,
ठीक है, और आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे एंड NH2। अब ग्लूटामिक एसिड में क्या होता है, यू हैव CH2 देन फर्दर COH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज द वन जिसमें जो आपका R ग्रुप है दैट इज CH2COH। ठीक है, अब इस फ्री, क्योंकि ये वाला जो COH ग्रुप है ना जो हमने यहाँ लिखा होता है, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में चला जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये जो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है यही क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसके साथ, वाटर के साथ, है ना। तो जब आपके डाइग्लूटामिक एसिड के साथ रिच होगी तो देयर विल बी अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। बिकॉज ऑफ दिस जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लो दैट in this case hemoglobin will be more soluble in water। ठीक है, and because of the more solubility oxygen transportation is easier। ठीक है, तो एक नॉर्मल सेल फंक्शनिंग के लिए जो हमारे पास डाइट है दैट शुड बी रिच इन ग्लूटामिक एसिड। अदरवाइज क्या होगा, इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन अमाइनो एसिड, if the diet is deficient in glutamic acid, then किसकी बनी होगी, प्रोटीन चेन वेलिन। ठीक है, देन प्रोटीन चेन इज मेड ऑफ वेलिन। ठीक है, और वेलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बस उसमें हमारे पास COH ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और COH ग्रुप साथ में NH2 भी होगा, पर इस साइड पे आपके पास आइसोप्रोपाइल चेन होगी CH3। बहुत मुश्किल है लिखना, समझ आ रहा है। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल चेन का बना होगा, ये आपका R ग्रुप है, दिस इज द R ग्रुप। ठीक है, अब इसमें क्या है, देयर इज नो फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड। वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन के साथ, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्योंकि इस साइड पे देयर इज नो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसकी वजह से देयर विल बी नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, less solubility in water and oxygen transportation will become difficult। बिल्कुल, वो उसकी शेप की वजह से ही होता है। ठीक है, डन। So last point लिख लो, the color of hemoglobin and myoglobin is due to intraligand
pi to pi star intraligand pi to pi star charge transfer. Intraligand pi to pi star charge transfer. Porphyrin system याद है? क्या है porphyrin system? Porphyrin ligand है जो आयरन के साथ अटैच होता है ना, and it is composed of 4 pyrrole rings, और ये pyrrole rings आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं? मिथाइन ब्रिजेस के साथ। ऐसा सा स्ट्रक्चर था, है ना। अब इसमें मैंने क्या बताया था, हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो लेट्स सपोज ये हमको 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स अगर बनाए, इस तरह से बनेंगे, है ना। अब इसमें कॉन्जुगेशन, ये जो इंट्रालिगेंड पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर है, उसका मतलब और कुछ नहीं है, इट इज सिंपली अ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन यही होगी इसमें। इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रालिगेंड का मतलब क्या हो गया? विदिन पोर्फिरिन रिंग। पाई टू पाई स्टार का मतलब जहां पे भी आता है ना, पाई टू पाई स्टार चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर का मतलब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो एक एटम से दूसरे एटम, दैट इज चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो आपके पास कार्बन था, इसको आप एटम नंबर 1 मान लो। यहाँ पर जो एटम था उसको हम मान लेते हैं एटम नंबर 2। अब क्या हो रहा है आपके पास? जो भी कार्बन पाई बॉन्ड बनाता है उसके पास एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है, विच इज योर पाई स्टार ऑर्बिटल। जो भी एटम पाई बॉन्ड बनाएगा उसके पास एम्प्टी पाई स्टार प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, फर्स्ट कार्बन के जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट एटम के फर्स्ट कार्बन के जो पाई के इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ एंटर कर रहे हैं? सेकेंड कार्बन के पाई स्टार में, जिसकी वजह से सेकेंड एटम का पाई बॉन्ड ब्रेक कर सकते। ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज फ्रॉम कार्बन 1 टू कार्बन 2, फ्रॉम पाई ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन 1 टू पाई स्टार ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन 2, दैट इज कॉल्ड एज योर इंट्रालिगेंड पाई पाई स्टार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, उसकी वजह से कलर आता है सिस्टम में। ठीक है ना। तो अगर इंट्रालिगेंड पाई पाई स्टार कोई कुछ पूछे तो दैट मींस नथिंग बट सिंपली अ कॉन्जुगेशन। ठीक है ना। तो कलर इज बिकॉज ऑफ पाई पाई स्टार, दैट्स इट। यहाँ पे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन हमने कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हीमोएरिथ्रिन करिए, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद हीमोएरिथ्रिन। लाइट चल रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे लाइट चली गई है तो मैं क्लास यही एंड कर रही हूँ। आप में से किसी को कोई डाउट है? एनीवन? गरिमा, आंचल, आसिफ, कोई डाउट? मैम इनऑर्गेनिक के टेस्ट अपलोड कर दोगे, केमिकल बॉन्डिंग और बाकी चैप्टर्स के? हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगी। मैं आज की आफ्टरनून तक कर देती हूँ, 1 o'clock 1 to 2 के बीच में अपलोड करूंगी। एक बार आप 2 o'clock चेक कर लेना। ठीक है, ओके मैम। चलो अब कल ही करते हैं हीमोएरिथ्रिन सिस्टम। ठीक है, आप दोनों में से किसी को डाउट तो नहीं है कोई? इसके बाद हम मॉस्बर करेंगे, है ना, बिकॉज ESR हम कर चुके हैं और उसका कनेक्शन मॉस्बर के साथ रहता है। ओके, आई एम एंडिंग अप द क्लास। ठीक है ना।